ठीक है। अब कुमारगुप्त के विषय में मैंने आपको कहा इसका टाइम पीरियड 415 से लेकर 454 के बीच का है। सर्वाधिक अभिलेख अगर किसी के प्राप्त होते हैं तो वह कुमारगुप्त के, सर्वाधिक 18 अभिलेख। कितने अभिलेख? 18 कुमारगुप्त के। ठीक, कुमारगुप्त के जो अभिलेख हैं उनमें जो महत्वपूर्ण 18 की चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ सकता है कि यह अभिलेख कहाँ पर स्थित है। हम चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन हम लोगों के उससे बच के न रह पाए, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। 18 अभिलेख में से जो महत्वपूर्ण अभिलेख है सिर्फ आप उसको देखते जाएं कौन कौन से, ठीक है। एक अभिलेख इसका है बहुत महत्वपूर्ण, विलक्षण अभिलेख, विलक्षण अभिलेख। ये आपका एटा जिला है, आपको पता होगा, यूपी का, वहां से प्राप्त होता है। इसी अभिलेख से गुप्त वंश की वंशावली का पता हमें चलता है, ठीक है। हाँ, एक चीज और, जो नवरत्न है उसमें एक नाम घटकरपर है। क्या नाम है? घटकरपर। आप उसमें देख लीजिएगा नवरत्नों में से, ठीक है। विलक्षण अभिलेख हो गया। दूसरा है करमदंडा। करमदंडा ये अभिलेख फैजाबाद, जो पहले फैजाबाद था अब अयोध्या हो गया, यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसका एक अभिलेख है तुमैन। यह अभिलेख ग्वालियर से। एक महत्वपूर्ण अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, यह मालवा से, पश्चिम मालवा से, ठीक है। और एक अभिलेख है धनदैह। यह अभिलेख आपका बंगाल से, ठीक है। और दामोदरपुर ताम्रपत्र, यह बांग्लादेश, ठीक है। और इसी जगह वैग्राम ताम्रपत्र लेख, यह भी बांग्लादेश, ठीक है। और फिर इसके गढ़वा से, सांची से, इसमें 2 अभिलेख आप ध्यान में रखिएगा, बाकी दिमाग से ओझल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक अभिलेख आपका विलक्षण अभिलेख, ठीक है, और एक अभिलेख आप ध्यान रखिएगा मंदसौर का, ठीक है। मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी ने जारी किया था, वत्स भट्टी, ठीक है। इस अभिलेख की विशेषता क्या थी? यहाँ पर इस अभिलेख के द्वारा हमें मंदसौर में, ठीक, उस समय मंदसौर का नाम दसपुर था, वहाँ पर एक सूर्य मंदिर के निर्माण का पता चलता है। किसके द्वारा कराया गया था? रेशम बुनकरों की एक श्रेणियों ने, जो लाट प्रदेश से चलकर दसपुर आई थी, और दसपुर मंदसौर कहलाता है, ठीक है। और वहां पर उसने सूर्य मंदिर का निर्माण किया, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। तो मंदसौर अभिलेख को ध्यान में रखिएगा। किसने इसकी रचना की थी? वत्स भट्टी ने की थी। यहाँ से किसका पता चलता है? रेशम बुनकरों का पता चलता है, रेशम बुनकर, इसका पता चलता है। इसको तंतु
वाय भी कहा जाता है, रेशम बुनकर को तंतुवाय वाय भी कहा जाता है कि तंतुवाय की एक श्रेणी यानी कि जो व्यापार कार्यों का संचालन करती थी उसका जो संगठन होता था वो श्रेणी कहलाती थी। इसकी चर्चा मैंने पहले की थी, ठीक है। तो ये तंतुवाय की रेशम बुनकर कहा जाता। कहाँ से उठ के आई थी? यह आई थी आपके लाट प्रदेश से लाट प्रदेश में निवास करती थी पहले, और वहां से ये चल के कहाँ आई थी? दसपुर। इसी दसपुर को क्या कहा जाता है? मंदसौर। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आया समझ में? इस दसपुर को मंदसौर कहा जाता है। किससे पता चलता है? यहाँ पे। अब बाकी बिलसड़ सारे अभिलेख छोड़ दीजिएगा, इतना प्रेशर दिमाग में मत डालिए। बिलसड़ से गुप्त वंशावली का पता चलता है, ठीक है। अब हम इसके आ जाते हैं, इसने कितने प्रकार के सिक्के जारी किए थे। यह अपने पूर्वजों से काफी प्रभावित था, समुद्रगुप्त से भी प्रभावित था और चंद्रगुप्त द्वितीय से भी प्रभावित, ठीक। तो कुछ मौलिक प्रकार के सिक्के जारी किए और कुछ अपने पूर्वजों से प्रभावित होकर इसने सिक्के जारी किए, ठीक। अब हमने देखा कि एक अश्वमेघ प्रकार, अश्वमेघ यज्ञ सिर्फ 2 गुप्त शासकों ने किया था। एक स्कंदगुप्त, एक आपका समुद्रगुप्त और दूसरा कुमारगुप्त। सिर्फ 2 शासक। ये क्वेश्चन बनता भी है, फिर भी बनने की संभावना कि वो कौन से 2 शासक थे, एक दूसरे से मिला के दे देगा कि कौन से निम्नलिखित में से कौन से 2 शासक थे जिसने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया था। तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो इसलिए अश्वमेघ प्रकार के सिक्के किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने जारी किया था। इसके साथ आपका उसने व्याघ्र निहंता प्रकार, ये भी समुद्रगुप्त ने जारी कराया था, इसने भी जारी कराया, ठीक। इधर आपके इससे जो प्रभावित होकर चंद्रगुप्त द्वितीय से अपने जो पिता था उससे प्रभावित होकर इसने क्या कराया था? सिंह निहंता प्रकार, ठीक। तो यह इससे प्रभावित हो। इसके साथ साथ इसने मौलिक सिक्के भी जारी किए। वह सिक्के कौन कौन से थे? मयूर प्रकार के सिक्के, गजारोही प्रकार और गैंडा प्रकार। यह इसके मौलिक सिक्के थे, ठीक। यह किसी से प्रभावित होकर नहीं किए, मौलिक, ठीक है। तो ये हमारे सिक्के हो गए। अब इसकी उपाधियों के विषय में चर्चाएं कर लें कि कौन कौन सी उपाधियां इसने धारण की थी। इसकी जो उपाधियां थी उस उपाधियां में एक था महेंद्र सिंह, ठीक। दूसरा था श्री महेंद्र और तीसरा है अश्वमेघ महेंद्र, ठीक है। यह इसकी प्रमुख उपाधियां थी, ठीक। इससे समुद्रगुप्त से प्रभावित होकर बीड़ा प्रकार के भी सिक्के जारी किए थे, बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर, ठीक है। यह समुद्रगुप्त ने ऐसे सिक्के जारी किए थे। तो यह इसकी 3 महत्वपूर्ण उपाधियां, महेंद्र सिंह, श्री महेंद्र या अश्वमेघ महेंद्र। इसके शासन काल में प्रारंभिक काल
काफ़ी शांतिपूर्ण रहा, कोई दिक्कत नहीं रही, शांति के साथ इसने अपना राज व्यवस्था का संचालन किया। लेकिन अंतिम दिनों में एक आक्रमण होता है, वह आक्रमण है पुष्यमित्रों का आक्रमण। अंतिम दिनों में किसका आक्रमण होता है? पुष्यमित्र। यह पुष्यमित्र जो है नर्मदा नदी, आप नर्मदा नदी जरा देखिएगा कि वो मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक का पहाड़ है, ठीक है, उसके सहारे नर्मदा नदी जाकर फिर अरब सागर में मिलती है, ठीक है। तो ये गुजरात को भी टच करती है और मध्य प्रदेश की। तो वहाँ नर्मदा नदी के मुहाने पर मेकल नामक एक स्थान था, मेकल, यहाँ पर पुष्यमित्रों का शासन था, ठीक है। यह इसके शासनकाल के अंतिम दिनों में इस पे आक्रमण करता है। इस आक्रमण की जो सूचना मिलती है वह इसके भीतरी, इसके अश्कनगुप्त के भीतरी शिलालेख से हमको प्राप्त होता है। भीतरी शिलालेख गाजीपुर निवासी कुछ लोग इसमें होंगे, उनको पता होगा, भीतरी वहीं पर है, ठीक। तो भीतरी जो लेख है वहाँ से पुष्यमित्रों के आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है और इसने अपने बेटे अश्कनगुप्त को पराजित करने के लिए, उनसे संघर्ष करने के लिए भेजा था और अश्कनगुप्त उनको पराजित कर दिया, ठीक है। एक महत्वपूर्ण घटना इसके शासनकाल की है। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना आपका है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया, ठीक। इसके पहले हम तक्षशिला के विषय में चर्चा, ठीक, तक्षशिला बहुत अच्छा, बहुत फेमस विश्वविद्यालय था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो है शिक्षा के केंद्र के रूप में उभर कर आते हैं और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान धर्म कहा जाता है। इस नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म, ठीक है, इस नालंदा की चर्चा किया था, ठीक है। अब हम एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में, ठीक। इसकी सिलसिला, इनकी उपाधियां, ठीक, इनके एक नालंदा विश्वविद्यालय, एक पुष्यमित्रों का आक्रमण, ठीक है। और इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? अश्वमेध प्रकार के सिक्के या अश्वमेध प्रकार का अश्वमेध यज्ञ करवाया, उसी प्रकार के सिक्के भी जारी करवाए और श्री महेंद्र उपाधि और महेंद्र सिंह की उपाधि, ठीक, अश्वमेध महेंद्र की उपाधि इसकी प्रमुख उपाधियां रही, ठीक है। और इसके जो शिलालेख, सर्वाधिक शिलालेख वो हमारे 18 मिलते हैं और 18 में आपका मुख्यतः मंदसौर और विलसण याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके समाप्त हुए कौन? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है अश्कनगुप्त। अश्कनगुप्त, ठीक, इनका आपका 455 से लेकर 67 तक इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। इनको इनके काल की घटना जरा देखिए। पहला तो पुष्यमित्रों के आक्रमण को इसने विफल किया था। दूसरा, इसके काल में हूणों का आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण, और हूणों को पराजित किया और इसने गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है कि इसने हूणों को परास्त कर दिया था, ठीक है। हूण उस समय पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाली एक बर्बर लड़ाकू जनजाति थी, ठीक है, जो बाहरी थी। इसके प्रारंभिक जो इसके शासक, उनका नाम है तोरमाड़, ठीक है। और
के बाद मिहिरपुर, दो पूर्ण शासक का उल्लेख आपको मिलेगा, एक तोरमाड़ और दूसरा मिहिरपुर। ठीक, इसने जो है हूण आक्रमण को विफल किया। ठीक, इसके साथ साथ इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि इसकी रहती है, एक सुदर्शन झील का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कौन सा है? सुदर्शन झील। यह कहाँ पे था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से चला आ रहा था। सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह सौराष्ट्र क्षेत्र में, गिरनार के क्षेत्र में इस सुदर्शन झील का इसने पुनरुद्धार करवाया था। इससे संबंधित 4 शासक और 4 गवर्नर का उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है, हम उसको आपको यहाँ शो कर दे रहे हैं कि सुदर्शन झील थोड़ा सा समझ लीजिएगा कहाँ पे है। सौराष्ट्र क्षेत्र, सौराष्ट्र कहाँ? गिरनार यानी कि गुजरात, गिरनार का। ठीक है, और यहाँ पर पहला जो निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, किससे निर्माण करवाया था इसका? पुष्यगुप्त से। गवर्नर कौन था वहां पर? पुष्यगुप्त। उसके बाद इसका पुनरुद्धार 3 बार किया गया। एक बार किया गया अशोक के शासनकाल में, अशोक। ठीक, अशोक के शासनकाल में यहाँ गवर्नर सौराष्ट्र का, गिरनार का, वो कौन था? आपका तुषास्प, तुषास्प। ठीक, इसके बाद फिर इसका रुद्रदामन के समय में, रुद्रदामन के समय में यह शक शासक था, सुविशाख, सुविशाख ने इसका करवाया। और फिर अस्कंदगुप्त के समय में, अस्कंदगुप्त के समय में, उस समय था पर्णदत्त, पर्णदत्त। और एक नाम आएगा चक्रपालित, चक्रपालित। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग से ओझल ना होने पाए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गवर्नर कहाँ का? सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त था। अशोक के समय गवर्नर कौन था? तुषास्प, यमन था। ठीक है, रुद्रदामन के समय में गवर्नर कौन था? सुविशाख। ठीक, और अस्कंदगुप्त के समय गवर्नर सौराष्ट्र का पर्णदत्त था। और चक्रपालित जो है गिरनार का प्रशासक था, जो पर्णदत्त का पुत्र था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी पर्णदत्त और चक्रपालित में लोग उलझ जाते हैं। तीनों नाम तो अलग अलग शासकों का है, लेकिन चूंकि दोनों नाम आता है तो हम ये क्लियर नहीं कर पाते कि इसका गवर्नर कौन था और नगर का प्रशासक कौन था। ठीक है, तो ध्यान रखना भैया कि पर्णदत्त गवर्नर था और उसका पुत्र चक्रपालित नगर का प्रशासक था। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। आज स्कंदगुप्त को समाप्त ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट का लेक्चर और शेष है, और उसको समाप्त करने के बाद तब फिर मैं इसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक की चर्चा कल करूँगा। ठीक है, देखिए इसकी उपाधियां क्या थी। एक उपाधि इसकी थी शक्रादित्य, दूसरी उपाधि थी देवराय, देवराय, तीसरी थी परिक्षिप्त वक्षा, क्षिप्त वक्षा। यह आपके 3 इसकी महत्वपूर्ण उपाधियां थी। हूणों का आक्रमण इसके समय में हुआ और इसने ये झील का निर्माण करा। इसने मौलिक प्रकार के जो सिक्के जारी किए थे वो राजा रानी प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के। ठीक, यह मौलिक प्रकार के सिक्के इसने जारी किए। ठीक, और बस इतना ही ध्यान
आप अश्कनगुप्त के विषय में रहे तो आपके क्वेश्चन कहीं से गलत है। हाँ, इसके आक्रमण की सूचना आपके भीतरी इसके दो अभिलेख थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभिलेख कौन कौन से इससे संबंधित है। वो अभिलेख जो इससे संबंधित है अश्कनगुप्त से, वह एक भीतरी अभिलेख है गाजीपुर, भीतरी कहाँ पर, गाजीपुर, और गिरनार कहाँ पर, सौराष्ट्र, फिर आपका इंदौर इंदौर ताम्रपत्र लेख है, ताम्रपत्र लेख। इंदौर को आप इंदौर मत समझिएगा, यह आपके यूपी के बुलंदशहर का एक इंद्रपुर नामक स्थान है, बुलंदशहर। ठीक, और एक अभिलेख आपका कहौम, यह गोरखपुर के पास है, गोरखपुर। ठीक है, और इसके साथ एक अभिलेख आपका सुपिया, यह रीवा के पास में है मध्य प्रदेश के, और एक अभिलेख इसका है गढ़वा। ठीक है, यह इलाहाबाद का जो क्षेत्र शंकरगढ़ का है। ठीक है, ये इतने अभिलेख इसके आते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भीतरी है, गिरनार है, इंदौर, कहौम, सुपिया, गढ़वा, सिर्फ 2 याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम अश्कनगुप्त तक जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके विषय में चर्चाएं की। अब इसके परिवर्ती जो शासक आपके हैं, एक पुरुगुप्त हैं, कुमारगुप्त द्वितीय है, बुधगुप्त है, वैनगुप्त है, भानुगुप्त है, और आपका नरसिंहगुप्त बालादित्य है, कुमारगुप्त तृतीय है, और विष्णुगुप्त है। इनके विषय में सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद रखना है, क्योंकि क्रम पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि इन शासकों का क्रम निर्धारित करिए। तो ठीक है, आज हम यहाँ तक आपको जो महत्वपूर्ण बातें थी गुप्त सम्राट की, उस चीज़ों की चर्चा हमने कर ली है, और कल हम इसके राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रों की चर्चा 1-2 लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल अपडेट रहिए भाई, तैयार रखिए। और ठीक है, फिर आज लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, शेष कल मिलते हैं। फिर आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।